बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का लेसन 2 कर रहे हैं। हमने पहले वाले वीडियो में अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अंतिम वस्तुएं जो हैं वो अंतिम वस्तुएं के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। तो अंतिम वस्तुएं भी दो प्रकार की हैं। एक तो है उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरी है पूंजीगत वस्तुएं। तो हम उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं वो होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को, मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करे, सीधे तौर से उसको संतुष्ट करे। जैसे व्यक्ति भूखा है, उसने खाना खा लिया, रोटी खा ली, तो वो क्या है, वो उपभोक्ता वस्तु है जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करे, सीधा तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जो संतुष्ट करती है। उसकी जरूरत थी, भूख लगी है तो खाना खाने की, तो उसको रोटी मिल गई, तो वो क्या है, उसके लिए एक उपभोक्ता वस्तु है। वो उपभोक्ता वस्तु है और उसका एक बार उसने प्रयोग कर लिया। तो उपभोक्ता वस्तु क्या होती हैं, जो अंतिम उपभोक्ता के पास, जो उसका अंतिम प्रयोग करता है उसके पास वो पहुंच जाती हैं और वो क्या होती है, वो उसका प्रयोग करता है, तो वो क्या होती है, उपभोक्ता वस्तुएं। और वो प्रयोगकर्ता जो है वो तीन तरह से हो सकते हैं। वो परिवार हो सकता है, सरकार, सामान्य सरकार हो सकती है, सामान्य रूप से जो काम कर रही है वो सरकार हो सकती है, या गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं, एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से ये कोई भी हो सकते हैं उसके प्रयोगकर्ता, जिनके पास वो उनकी संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए वो उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे परिवार है, परिवार का उदाहरण लो। परिवार के अंदर जो व्यक्ति हैं वो ब्रेड है, दूध है, आइसक्रीम है और बहुत सारी चीजें हैं जिनका वो सीधे तौर से प्रयोग करते हैं। आटा है तो जिसका वो सीधे तौर से प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं और उनकी संतुष्टि को वो चीजें पूरी करती हैं, तो वो क्या होती है, हमारी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। सरकार किस तरह से, सरकार जो है वो एक सामान्य सरकार एक कल्याणकारी एजेंसी के रूप में काम करती है। जब देश में बाढ़ है, सूखा है, ये आ जाता है, आकस्मिक कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो वो भी इस तरह से अनाज वगैरह बांट के वो भी क्या है, वो भी लोगों की के लिए उपभोक्ता वस्तु बन जाती है। जो सरकार हेल्प करती है, जिन चीज़ों के लिए कपड़े देती है, अनाज खाद्यान्न के रूप में उनकी लोगों के पास पहुंचाती है, वो क्या है, वो उपभोक्ता वस्तुएं हैं। फिर तीसरा है गैर सरकारी संगठन, एनजीओ। एनजीओ भी अपने जो कर्मचारी हैं जो उनमें काम कर रहे हैं उनको दान या कोई सहायता करके या इस तरह से वो क्या करती हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा कराती हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये एक तरह से उपभोक्ता वस्तुओं को प्रयोग करने वाले एक एजेंट हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो उपभोक्ता वस्तुओं का जो खर्च करते हैं, जो उपभोक्ता वस्तुओं के प्रयोग करता है, उनका उपयोग जो कर रहे हैं, उनके ऊपर जो खर्च होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपभोग व्यय कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, ये पहले वाले टॉपिक में भी आया था, उसी को हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था के अंदर कुल उपभोग के ऊपर खर्च कितना है, कुल उपभोग व्यय कितना है। अगर इन तीनों क्षेत्रों में जो खर्च हुआ है उसको जोड़ ले तो वो हमारा हो जाता है उपभोग व्यय या उपभोग खर्च एक लेखा वर्ष के दौरान पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर। उसके बाद अभी उपभोक्ता वस्तुओं को भी, हम पहले उपभोक्ता वस्तु करें, पूंजीगत वस्तुएं बाद में करेंगे। उपभोक्ता वस्तुओं को भी का भी वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग तरह की उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, 4 वर्गों में उनको बांटा गया है। टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और गैर भौतिक वस्तुएं। तो वो हम पढ़ेंगे बारी बारी से। टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं? टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सालों साल चलती हैं। एक बार कोई व्यक्ति खरीद लेता है तो वो कई सालों तक चलती हैं, जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है, कई वर्षों तक उनका प्रयोग किया जाता है और उनका सापेक्ष मूल्य ज्यादा होता है, वो महंगी होती है, कीमती होती है। और वो कौन सी होती है? जैसे टीवी है, रेडियो, कार, स्कूटर, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास होती हैं घरों में और जिनका हम उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी कीमत ज्यादा होती है। एक बार खरीद लें तो वो कई सालों तक चलती हैं। तो इस तरह की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं?
टिकाऊ वस्तु है। जैसे नाम से ही पता लग रहा है टिकाऊ, यानी कि टिक के रहती हैं, कई सालों तक उनका प्रयोग किया जाता है। रेडियो, टीवी, स्कूटर, कार और कुछ ये बताया मैंने, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है और कंप्यूटर है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। फिर अगला है भी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ, आधी टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, टिकाऊ है लेकिन उतनी टिकाऊ नहीं है जितनी ये वाली हैं। तो ये कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल तक ये चीजें हमारी चलती हैं। उनकी बजाय ये थोड़ी सी कम कीमत की होती हैं, उनकी अपेक्षा ये कम कीमत की होती है, इनका मूल्य इनसे कम होता है और ये 1, 1.5, 2 साल तक ये चलते हैं। गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं, जैसे कागज है, कपड़े हैं। कपड़ों का हम बार बार प्रयोग करते हैं लेकिन वो गैर टिकाऊ है, बहुत कई सालों तक नहीं चलते। फर्नीचर है, क्रोकरी है, इस तरह के जो चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं, गैर टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं टिकाऊ से थोड़ा सा कम समय तक ये चलती हैं। फिर आगे होता है गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, जिनका एकल प्रयोग होता है, जिसको जो एक बार प्रयोग कर ली उसका बार बार प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे स्याही है, दूध है, ब्रेड है, पेट्रोल है, इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या होती है, जिनका एकल प्रयोग होता है, एक बार प्रयोग करके वो खत्म हो जाती हैं, उनका बार बार प्रयोग हम नहीं कर सकते। इस तरह की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, गैर टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। इनका भी मूल्य कम होता है, इन दोनों की बजाय इनका मूल्य और भी कम होता है। उसके बाद चौथी है गैर भौतिक वस्तुएं। गैर भौतिक वस्तुएं या जिनको हम सेवाएं भी बोलते हैं, सेवाएं। गैर भौतिक, भौतिक वस्तुएं तो कौन सी होती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, जिनका भार होता है, जो स्थान घेरती हैं, वो होती हैं हमारी भौतिक वस्तुएं। ये भौतिक वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं। ये गैर भौतिक वस्तुएं जो कि हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, हमारी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, मानवीय आवश्यकताओं को वो पूरा करती हैं। वो क्या होती हैं, सेवाएं होती हैं। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, संचार है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो उसका आपको प्रत्यक्ष रूप से आपकी आवश्यकता को संतुष्टि मिल रही है, तो वो क्या है, ये जो है वो ये सेवाएं हैं, एक तरह से गैर भौतिक है, दिखाई नहीं दे रही लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए ये वो हैं, लाभदायक हैं, हमारी आवश्यकताओं को ये पूरा कर रही हैं। संचार है, स्वास्थ्य है, जैसे एक रोगी की डॉक्टर देखभाल करता है, नर्स देखभाल करती है, तो वो अपनी सेवाएं दे रही है उसको, तो वो उसके बदले उसको कुछ मिल रहा है। इस तरह से जो है वो क्या होती हैं, वो वस्तुएं क्या होती हैं, हमारी गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं, या जिनको हम सेवाएं कहते हैं। तो इस तरह से ये उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में हमने पढ़ा है कि उपभोक्ता वस्तुएं 4 तरह की होती हैं, इनके बारे में हमने अब पढ़ लिया। इसके बाद पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं अभी, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेती हैं, जो उत्पादक खरीदते हैं और जो एक तरह से उनकी फिक्स्ड एसेट बन जाती हैं, स्थिर संपत्तियां बन जाती हैं, जिनका वो बार बार प्रयोग करके, उत्पादन प्रक्रिया में जिनका बार बार उपयोग करके वो आय का सर्जन होता है, उसमें आय का सर्जन होता है, आय की प्राप्ति होती है, आय का सर्जन होता है। आय उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेके वो उत्पादित और वस्तुओं का उत्पादन करती है, किसी और वस्तुओं का उत्पादन करती है, आय का सर्जन होता है। उसको जैसे हमने उसके ऊपर जो खर्च किया उसको निवेश बोलते हैं। तो इस तरह से ये होती है, ये प्लांट जैसे मशीनरी का उपयोग उत्पादक जो है वो उत्पादन प्रक्रिया में उनका प्रयोग करता है। तो वो क्या होती है, हमारी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जो कई सालों तक चलती हैं और जिनकी कीमत ज़्यादा होती है, जो उत्पादन क्रिया में उनको हम लगाते हैं। इनको प्लांट है, मशीनरी है, जिनसे आय का सर्जन हो, उनको हम कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। तो ये प्लांट है, मशीन है, वैसे तो जैसे नट बोल्ट वगैरह ये हैं, ये भी उत्पादन में काम आते हैं, लेकिन उनको हम पूंजीगत वस्तु नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि उनकी कीमत कम होती है, और इनको हम जो प्लांट है, मशीनरी है, उनको हम क्या मानते हैं, पूंजीगत वस्तु मानते हैं। फिर है कि भाई जैसे हमने कहा मशीन एक पूंजीगत वस्तु है, लेकिन सभी मशीनें पूंजीगत वस्तु नहीं होती। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हम मशीनों को पूंजीगत वस्तु मानते हैं कि क्योंकि वो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेती हैं, तो लेकिन सभी वस्तुएं जो हैं वो पूंजीगत नहीं होती। कैसे, वो भी देखो उपयोग के ऊपर निर्भर है। जैसे हमने पहले वाले टॉपिक में किया था कि एक ही वस्तु को हम मध्यवर्ती और
अंतिम वस्तु कैसे मानते हैं, वो उसके उपयोग के ऊपर निर्भर था, उपयोग का महत्व था। तो इसी तरह से इसमें भी है, उपयोग के ऊपर महत्व है इसका भी। जैसे मान लिया एक हम उदाहरण लेते हैं, सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन है तो किसी ने उसको अपने घर के घरेलू कार्य के लिए उसको अगर यूज करती है, कोई गृहिणी है, उसको घरेलू कार्य के लिए सिलाई मशीन उसने ले रखी है अपनी, और वो उससे और कोई बाहर का कपड़ा नहीं सिलती, सिर्फ अपने घरेलू काम में उसका प्रयोग करती है, तो वो पूंजीगत नहीं है। तो क्या है, वो पूंजीगत वस्तु नहीं है, क्योंकि उससे उत्पादन नहीं हो रहा, आय का सर्जन नहीं हो रहा, पूंजीगत नहीं है वो वस्तु। क्या है इस टाइम, मशीन जो है वो पूंजीगत वस्तु नहीं है। लेकिन उसी सिलाई मशीन का अगर कोई दर्जी प्रयोग करता है, दर्जी प्रयोग कर रहा है इसका सिलाई मशीन का, और वो उससे उत्पादन कर रहा है, कपड़े सिल रहा है, उससे आय का सर्जन हो रहा है, आय मिल रही है उसको, कमाई हो रही है उसकी, तो उस टाइम वो क्या है, वो सिलाई मशीन एक पूंजीगत मशीन है। उसके लिए वो एसेट का काम कर रही है, एक स्थिर संपत्ति का काम कर रही है, उसके उत्पादन प्रक्रिया में उसका प्रयोग हो रहा है, तो वो उस टाइम क्या है, पूंजीगत वस्तु है। देखो एक सिलाई मशीन ही, देखो सभी मशीनें हैं मशीन, लेकिन वो इस टाइम पूंजीगत नहीं है, इस टाइम पूंजीगत है। अगर उसका काम दर्जी जो है वो कपड़े सिलने के लिए कर रहा है, अपने आय कमा रहा है उससे, तो वो पूंजीगत है। और अगर एक गृहिणी उसका प्रयोग घर में कर रही है, तो वो पूंजीगत है वस्तु, उसको नहीं मानेंगे। उसको क्या मानेंगे हम, उसको मानेंगे टिकाऊ वस्तु मानेंगे, उसको हमें टिकाऊ वस्तु मानेंगे कि ये एक टिकाऊ वस्तु है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है, हम उसको मानेंगे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। अगर एक गृहिणी के घर में मशीन है रखी है और वो अपना घर का काम उससे कर रही है। इसी तरह से कार का उदाहरण भी ले सकते हैं। मान लिया एक कार परिवार के लिए है, परिवार उसको यूज कर रहा है, तो फिर क्या है, वो पूंजीगत वस्तु नहीं है, पूंजीगत वस्तु नहीं है। और एक मान लिया कार ड्राइवर उसको टैक्सी के रूप में यूज कर रहा है, टैक्सी के रूप में अगर यूज कर रहा है, तो उसको आय का सर्जन हो रहा है, आय प्राप्त हो रही है, उसका उत्पादन हो रहा है आय का, तो उस टाइम क्या है, वो एक पूंजीगत वस्तु है। और जब परिवार में है वो, तो फिर वो एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है, एक टिकाऊ उपभोक्ता अंतिम वस्तु है, एक टिकाऊ उपभोक्ता अंतिम वस्तु है। लेकिन अगर उसका टैक्सी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ड्राइवर के पास है, तो उसका क्या है, वो एक पूंजीगत वस्तु है, उसके लिए वो एक एसेट का काम कर रही है, स्थिर संपत्ति है उसकी, उससे वो आय का सर्जन कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको क्या मानेंगे कि सभी मशीनें पूंजीगत नहीं होती, वो सभी मशीनें जो है वो पूंजीगत नहीं होती, वो टिकाऊ उपभोक्ता भी मान सकते हैं उसको, उसके यूज के ऊपर, उसके उपयोग के ऊपर ये चीज निर्भर करेगी। फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं। देखो एक टॉपिक तो ये है कि सभी जितने भी पूंजीगत वस्तुएं हैं, जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी उत्पादक वस्तुएं होती हैं, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में वो भाग लेती हैं। उत्पादक वस्तुएं कौन सी होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो किसी और वस्तु का उत्पादन कर रही हैं आगे, वो होती हैं उत्पादक वस्तुएं। और पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जो स्थिर संपत्तियां हैं, जो क्या है, उत्पादक है, जिनका उपयोग करता है उत्पादन के अंदर। तो वो क्या है, ये कहता है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक तो होती हैं, उत्पादन प्रक्रिया में वो भाग तो लेती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत नहीं होती। सभी जो उत्पादक वस्तुएं हैं वो पूंजीगत नहीं होती, सभी उत्पादक वस्तुओं को हम पूंजीगत वस्तु नहीं मान सकते। कैसे, जैसे देखो एक उदाहरण लिया है, एक बढ़ई है, उसके पास लकड़ी है, लकड़ी का वो प्रयोग कर रहा है, लकड़ी का प्रयोग कर रहा है वो मेज बनाने में, लकड़ी का प्रयोग वो मेज बनाने में। तो लकड़ी का प्रयोग कर लिया उसने, तो वो एकल प्रयोग होएगा, वो लकड़ी खत्म हो जाएगी, उसकी मेज बन जाएगी। लकड़ी का उसने प्रयोग उत्पादन में कर लिया, मेज बनाने में उसका उत्पादन कर लिया, एकल प्रयोग हो गया उसका। तो वो क्या है, वो उसका प्रयोग हो गया, वो एक कच्चे माल के रूप में तो काम कर रही है, लेकिन वो उसकी स्थिर संपत्ति नहीं है। स्थिर संपत्ति तो क्या होती है, जिसका बार बार प्रयोग हुई। लेकिन लकड़ी का तो एकल प्रयोग हो गया, एक बार ही प्रयोग हो गया। तो लकड़ी एक उत्पादक तो है, उत्पादक वस्तु तो है, क्योंकि उसने उत्पादन कार्य में भाग लिया है, उत्पादन कार्य में उसका प्रयोग हुआ है, तो वो उत्पादक वस्तु तो है, लेकिन पूंजीगत वस्तु नहीं है। पूंजीगत वस्तु वो होती है जो स्थिर संपत्ति के रूप में काम करे, ये स्थिर संपत्ति के रूप में नहीं है, इसका एकल प्रयोग होता है, एक बार प्रयोग कर लिया तो वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से लकड़ी जो है, ये क्लियर हो गया ना कि उत्पादक तो है लेकिन ये पूंजीगत नहीं है।
तो सभी वस्तुएं उत्पादक तो होती हैं, सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती। सभी मशीनरी है, जैसे जितनी भी मशीनरी है वो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेती हैं, तो उत्पादक वस्तु तो वो होंगे ही। सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक तो होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती। तो इसलिए नहीं होती। हमने लकड़ी का उदाहरण लेके किया है। मशीनरी है, जैसे मशीनरी है, मशीनरी एक पूंजीगत वस्तु है, क्योंकि उसका तो बार बार प्रयोग किया जाएगा, बार बार प्रयोग किया जाएगा। वो हमारी स्थिर संपत्ति है, एक उत्पादक की वो स्थिर संपत्ति है, इसलिए वो टिकाऊ वस्तु है। ये टिकाऊ नहीं है, ये टिकाऊ नहीं, गैर टिकाऊ है। लकड़ी जो है वो गैर टिकाऊ वस्तु, उसका एकल प्रयोग होता है। तो जो टिकाऊ वस्तु है वही पूंजीगत वस्तु है, जो कई सालों तक चलती है, जिसका बार बार प्रयोग होता है, वो पूंजीगत वस्तु है। तो ये हमारा यहाँ क्लियर हो जाता है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तु होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु नहीं होती। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। तो ये हमने पढ़ा है मूल धारणाएं में, जो दूसरा लेसन था उसमें आज हमने उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं के बारे में पढ़ा। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। उपभोक्ता पूंजीगत वस्तु में अंतर भी आ जाता है, और इसके ऊपर कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। कोई भी वस्तु दे दी, जैसे मान लिया कार किस प्रकार की वस्तु है, टिकाऊ, गैर टिकाऊ, गैर भौतिक, इस तरह से ऑप्शन में भी आ जाते हैं कई बार इनके। तो इसमें ऑप्शन का क्वेश्चन भी आता है, वैसे भी 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। तो इसको इस पार्ट की अच्छे से तैयारी करना, वीडियो को बार बार देखना, फिर समझ आ जाएगा। थैंक यू।